हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू नो कि आज हमारा डे 3 है टारगेट 2026 का। और स्क्रीन पे मैं सिर्फ अपने की वर्ड्स लिख के दे रही हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका काफ़ी सही से कर रही हूँ। अगर आप वीडियो की स्पीड कम करके नोट्स बनाना चाहें तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि मैं एज़ इट इज़ इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल अवसंरचना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, कृषि जोत का आकार कम होना, किसान कितने प्रकार के होते हैं, काश्तकार, पीएम किसान योजना, अर्थव्यवस्था के प्रकार जिसमें वास्तविक क्षेत्रक और वित्तीय क्षेत्रक शामिल हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी समझेंगे, बंद और खुली अर्थव्यवस्था के साथ साथ निर्यात और आयात को भी हम कवर करेंगे। और इस तरीके से आज हम अपने बेसिक टर्मिनोलॉजी को ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद हम मेन पॉइंट्स पे आएंगे, मेन सिलेबस पे आएंगे, जैसे जीडीपी, एलएनपी एट्सेट्रा। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल अवसंरचना क्या है। तो डिजिटल अवसंरचना को पांचवें कारक के रूप में माना जाता है और इसमें शामिल होता है यूपीआई, सीबीडीसी, आईएमपीएस, भीम ऐप इत्यादि। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। तो गाइज, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहां अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मतलब हमने कोई जहाँ पे 2 लेबर का काम है वहाँ पे हमने एक तीसरा लेबर लगा रखा है, लेकिन उस लेबर को लगाने के बाद भी हमारा जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादकता है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मतलब यदि अतिरिक्त श्रमिक को कार्य से हटा भी दिया जाए तो उसका उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ये अतिरिक्त श्रमिक प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी से ग्रसित होते हैं। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, जबकि कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी केवल कृषि में नहीं पाई जाती, बल्कि यह उद्योगों में भी पाई जाती है। अब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं: पर्याप्त आधारभूत संरचना की कमी, उद्योगों की कमी, कौशल विकास की कमी। इसी वजह से संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक भारत में पाई जाती है। अब कृषि जोत का आकार कम होना, मतलब भारत में 1971 में पहली कृषि जनगणना हुई थी, जिसमें प्रति किसान कृषि जोत का आकार जो था वो 2.28 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015 में घटकर 1.08 हो गया। और कृषि जोत के आकार कम होने के कारण भारत में सीमांत और लघु किसान अत्यधिक हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 86% सीमांत और लघु किसान हैं। अब किसान क्या है? तो किसान वह होता है जिसके पास खुद की कृषि भूमि होती है। भू स्वामित्व के आधार पर भारत में किसानों को 5 श्रेणी में बांटा जाता है। एक सीमांत किसान, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है, वो सीमांत किसान कहलाता है। और लघु किसान, जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम हो। मध्यम किसान, जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 4 हेक्टेयर से कम भूमि हो। बड़े मध्यम, जिसके पास 4 हेक्टेयर से ज़्यादा और 10 हेक्टेयर से कम भूमि हो। और जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा कृषि भूमि होती है। अब हम समझेंगे कि काश्तकार क्या होते हैं। तो काश्तकार वे होते हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं होती, बल्कि वे पट्टे पर या लीज पर कृषि जोत या भूमि लेकर उस पर खेती करते हैं और बदले में भूस्वामी को लगान चुकाते हैं। और भारत में काश्तकारों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाता। अब पीएम किसान योजना के बारे में समझेंगे। पीएम किसान योजना मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित होती है और इसका लाभ केवल किसानों को प्राप्त होता है। इसका लाभ काश्तकारों को प्राप्त नहीं होता। ये सरकार की सब्सिडी योजना होती है, जहां हर 1 वर्ष किसान के खाते में 6,000 रुपये नगद धन दिया जाता है। मतलब प्रत्येक 4 माह में 2,000 रुपये की किश्त। अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझेंगे। अर्थव्यवस्था के
प्रकारों के में 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं, वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर और वित्तीय क्षेत्र फिनेंशियल सेक्टर। तो जो वास्तविक क्षेत्रक है वह क्षेत्रक होता है जिसका देश की जीडीपी से प्रत्यक्ष संबंध होता है, मतलब डायरेक्ट संबंध होता है, जैसे किसान द्वारा गेहूं या चावल का उत्पादन, सूत से कपड़े का निर्माण, मछुआरों द्वारा मछली का उत्पादन इत्यादि। और वित्तीय क्षेत्रक वह क्षेत्र होता है जिसका जीडीपी से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इसमें शामिल होते हैं बीमा, बैंकिंग, शेयर बाजार और बॉन्ड बेयर इत्यादि। गाइज, ये वित्तीय क्षेत्रक जो है ये IASPT में 2022 में पूछा है, तो इसको आप एक बारी और बैक जाके सुन लेना। नाउ पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझेंगे। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का, वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं तो उसमें 3 प्रश्न जो हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होगा। तो इन तीनों प्रश्न के हिसाब से यदि देखा जाए तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था में तीनों निर्णय बाजार की शक्ति, मतलब बाजार और आपूर्ति और या निजी कंपनी द्वारा लिया जाए, उसमें सरकार की भूमिका बहुत कम हो, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो तीनों निर्णय हैं अगर सिर्फ सरकार के द्वारा लिए जाएं और उसमें बाजार की भूमिका बहुत कम हो तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, जैसे पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। और अगर ये तीनों निर्णय सरकार और बाजार दोनों मिलकर लें तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, जैसे कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 में पहली औद्योगिक नीति में कहा गया था, जिसकी रूपरेखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाई थी। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में 6 औद्योगिक नीति लाई गई हैं। औद्योगिक नीति 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाई गई थी और 1956 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, 1973 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा और 1977 में गैर कांग्रेस सरकार द्वारा और 1980 में भी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाई गई थी। अब हम पढ़ेंगे कि बंद और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। गाइस, आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध तो सुना ही होगा। तो बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जहां आयात और निर्यात या तो प्रतिबंधित होते हैं या तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था को अटॉर्की भी कहा जाता है। आपने अभी करेंटली न्यूज़ में भी सुना होगा, अटॉर्की शब्द का प्रयोग किया है रूस के लिए मीडिया वालों ने। अब खुली अर्थव्यवस्था वह जहां आयात और निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, जैसे भारत समेत विश्व के अधिकांश देश जो हैं वो खुली अर्थव्यवस्था में आते हैं। अब निर्यात और आयात एक बारी समझा देती हूँ। जब वस्तु और सेवा को देश की भौगोलिक सीमा के बाहर विदेशों में विक्रय किया जाता है या बेचा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। और इससे निर्यात से देश में डॉलर का अंतर प्रवाह, मतलब इनफ्लो होता है, तो इसको हम डॉलर के अंतर प्रवाह को हम निर्यात कह सकते हैं। और जब वस्तु और सेवा को देश की भौगोलिक सीमा के बाहर, मतलब विदेशों से क्रय किया जाता है, मंगाया जाता है, तो उसे आयात कहते हैं। देश से डॉलर के बहिर्प्रवाह, मतलब आउटफ्लो को भी हम आयात कह सकते हैं, क्योंकि जब हम मंगा रहे हैं तो डॉलर बाहर जा रहा है और जब हम बेच रहे हैं कुछ सामान तो डॉलर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ आ। और अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है या मेरे समझाने में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं उस टॉपिक को अगेन कवर करने की कोशिश करूँगी। और गाइज़, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, 1-2 बार वीडियोस को सुनते रहिए, आपके दिमाग में बहुत जल्दी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बस 1 दिन और उसके बाद मैं बेसिक टर्म्स सारे ख़त्म करके बेसिक टर्मिनोलॉजी का रिवीजन ले लूँगी और फिर हम मेन सिलेबस पे आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस और एक्सप्लेनेशन मेथड समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और उन्हें ज़रूर शेयर करिए जिन्हें नीड है। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।